नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर मीनू देवी, हिंदी विभाग, हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी हरिद्वार, उत्तराखंड में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के एमए सेकेंड सेमेस्टर के 5वें प्रश्न पत्र भारतीय काव्यशास्त्र एवं हिंदी आलोचना विषय को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है काव्य के भेद। काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह है जो कानों से सुना अथवा मुख से पढ़ा जाता है। श्रव्य काव्य उसे कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति को बोलते हुए सुनते हैं और वह ध्वनि हमारे कानों में सुनाई देती है, उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं, क्योंकि वह हमारे द्वारा सुना जाता है। दृश्य काव्य। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, जैसे नाटक, एकांकी आदि। दृश्य काव्य जब हम किसी चीज़ को या हम टीवी में नाटक, फिल्म देखते हैं, जब उसमें नायक अभिनय करता है, वह बोलता और अपने अंग भंगिमाओं के द्वारा हमें अभिनय के माध्यम से दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य में कोई धारावाहिक कथा होती है, अर्थात किसी कथायुक्त श्रव्य को प्रबंध काव्य कहा जाता है। इसमें किसी घटना अथवा क्रिया का वर्णन काव्यात्मक रूप से होता है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान गीतियाँ आती हैं। महाकाव्य। महाकाव्य प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदास और महान चरित्र वाला होता है। तुलसीदास की रामचरितमानस इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत रस में से कोई एक रस प्रधान तथा शेष रस गौण होते हैं। यह प्राय लंबे कथानक पर आधारित श्रृंगबद्ध होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंग का समावेश भी होना चाहिए। आधुनिक युग में महाकाव्य के प्राचीन प्रतिमानों में परिवर्तन हुए हैं। इतिहास के स्थान पर मानव जीवन की कोई भी घटना अथवा समस्या इसका विषय हो सकती है और महान पुरुष के स्थान पर समाज का कोई भी व्यक्ति इसका नायक हो सकता है, परंतु उस पात्र में लोक आदर्श की क्षमताओं का होना अनिवार्य है। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, जैसे कि पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, उर्वशी आदि। खंड काव्य। खंड काव्य में किसी लोकनायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके जीवन के किसी एक पक्ष अथवा रूप का संक्षिप्त
चित्रण होता है, जिसे महाकाव्य का लघु रूप अथवा एक सर्ग नहीं समझना चाहिए। खंडकाव्य में अपनी पूर्णता होती है और संपूर्ण रचना में प्राय एक ही शब्द प्रयुक्त होता है। पंचवटी, जयद्रथ वध, सुदामा चरित्र, गंगावतरण आदि हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। आख्यान गीतियाँ। आख्यान गीतियाँ महाकाव्य और खंड काव्यों से भिन्न प्रकार की कहानी का नाम आख्यान गीति है, जो महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न होती है और जिन्हें गाया जा सकता है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों के माध्यम से कथा कही जाती है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोमांचकारी होती है। गीतात्मक और नाटकीयता इसकी विशेषता है। झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट आदि रचनाएं आख्यान गीतियों के अंतर्गत आती हैं। मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार का होता है। उसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। महाकाव्य और खंड काव्य जैसी धारावाहिकता न होने पर भी इनका वर्ण्य विषय अपने में पूर्ण होता है। उनके पदों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। प्रत्येक पद या छंद स्वतंत्र होते हैं, जैसे बिहारी और रहीम के दोहे तथा सूर और मीरा के पद। मुक्त रचनाओं को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक। पाठ्य मुक्तक रचनाओं में विषय की प्रधानता होती है। इसमें विभिन्न विषयों पर लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान रचनाएं होती हैं, जिसमें किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है अथवा किसी विचार या रीति का वर्णन किया जाता है। तार सप्तक की रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की पतझड़, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भिक्षु, वह तोड़ती पत्थर आदि रचनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। गेय मुक्तक। इसे वित्तीय प्रगति काव्य भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक या समानार्थी है। इसमें भाव, प्रवणता, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्य में कल्पना, संक्षिप्त संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। कबीर, तुलसी, रहीम की भक्ति एवं नीति के दोहे तथा बिहारी, मतीराम, देव आदि की रचनाएं इसी कोटि में आती हैं। धन्यवाद छात्रों।